तो हे एवरीवन, दिस इज पीयूष और आज की यार इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। बेटा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीयूईटी के लिए और बहुत ही ज्यादा इजी हैं। इससे आपको मैं बता दूं, इन दोनों चैप्टर को मिला करके 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 से 6 सवाल आपको आपके सीयूईटी एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है पीयूष कुमार पाठक और मैं पढ़ रहा हूं इस वक्त बीएचयू के अंदर और मैं आप सभी लोगों का मेंटोर हूं। सीयूईटी के अंदर जो भी बच्चे डोमेन सब्जेक्ट लेने वाले हैं मैथमेटिक्स के लिए, उनके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए यहां पर उसी को पढ़ाऊंगा, मैथ्स को पढ़ाऊंगा। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। किसको स्टार्ट करेंगे बेटा? मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इजी चीजें हैं इसके अंदर, आराम से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसके ऊपर एक एक दो सवाल कर लेंगे। बट आज के इस टॉपिक के अंदर कुछ थ्योरेटिकल बातें होंगी, जैसे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से दो मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं और थोड़ी बहुत और बातें हम लोग कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोग आपको यह भी बताना चाहते हैं कि मैट्रिक्स अगर आपने कर लिया तो आपसे 5 से 6 सवाल बिल्कुल भी नहीं छूटने वाले सीयूईटी के अंदर। तो चलिए आज का इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को बताता हूं कि मैट्रिक्स था क्या, किस तरीके से इन्वेंट हुई, बाकी सारी चीजों की बात करते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स से पहले, जो मैट्रिक्स से पहले है वो डिटरमिनेंट आया था। क्या आया था? डिटरमिनेंट आया था। डिटरमिनेंट सबसे पहले आया था। बताया जाता है कि मैट्रिक्स से पहले डिटरमिनेंट आया था और डिटरमिनेंट को हम लोग, देखो क्या इंटरेस्टिंग बात है कि डिटरमिनेंट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक तरीका होता है जिससे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं किस तरीके से? अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 7, 5x प्लस 8y प्लस 3z इक्वल्स टू 5, 9x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 11। इन तीनों इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो तरीका आप लोग बताओगे कि सर इन दोनों को में से x को एलिमिनेट करो, एक इक्वेशन मिलेगी इस वाली इक्वेशन में से और इस वाली इक्वेशन से वापस से x को एलिमिनेट करो, y z में दो इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकाल लो। बट ये बहुत ही हेक्टिक मेथड है, बहुत ही लेंदी मेथड है। इसको हम लोग लगाएंगे तो बहुत डिफिकल्टी होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया तरीके निकालने की कोशिश की, क्या इस इक्वेशन को हम लोग किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर मिला जी हाँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। किसकी मदद से? मैट्रिक्स की मदद से। किसकी मदद से? डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके। इन इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है मेरे बच्चे, वेक्टर्स के अंदर, वेक्टर्स एंड 3D के अंदर। हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से इक्वेशन को हम लोग वहां से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ इक्वेशन नहीं, ये एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है। सारी बातें हम लोग करेंगे। बट आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जो बेसिक प्री रेक्विजिट्स हैं, जो मतलब प्राइमरी चीजें हैं जो हमें सबसे पहले समझनी चाहिए, उसको समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बेटा मेरा जो अप्रोच होगा पढ़ाने का वो बिल्कुल अलग होगा। आप सवाल देख करके आप फील कर पाओगे कि सवाल क्यों पूछा है ये वाला, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, सारी चीजें आपको हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोगों का है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखो यहां पे लिख रखा है एक डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज अ फंक्शन। मैट्रिक्स एक फंक्शन होता है बेटा। अच्छा सर मैट्रिक्स फंक्शन होता है? अच्छा ये तो बट कैलकुलस का पार्ट तो है नहीं, तो कैसे ये फंक्शन हुआ? अगर बताऊंगा, रुक जाओ। मैट्रिक्स एक तरीके का फंक्शन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स एक फंक्शन होता है जो कंसिस्ट करता है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। सर समझ में कुछ नहीं आया आपने जो भी ये बातें बताई। देखो मैट्रिक्स एक तरीका है, मैट्रिक्स एक तरीका है। किसका तरीका है? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक तरीका होता है नंबर्स को लिखने का। किसका? नंबर्स को लिखने का तरीका होता है। मैट्रिक्स एक तरीका होता है नंबर्स को लिखने का। अगर हम नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में बना करके लिख देते हैं तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। एरे होता है चेन, एरे कहते हैं हम लोग चेन को। एरे हम लोग किसे कहते हैं? चेन को। तो मैट्रिक्स होता है, जैसे लेट से मेरे पास कुछ नंबर है
2 5 6 7 8 10। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको लिखने का एक और तरीका था कि मैं ऐसे लिख दूं 2 5 6 7 8 10, 7 8 10। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं और ये एक एरे बना दिया, नंबर्स की एक चेन मैंने बना दी। क्या बना दी? नंबर्स की एक चेन बना दी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। किस तरीके से डिनोट करते हैं? इस तरीके से। क्या ये अंदर वाले एरो लगाते हैं? बिल्कुल नहीं लगाते। तो किसी मैट्रिक्स को अगर लेट से लिख रखा है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स लिख रखा है 2 3 4 एंड 5, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसी नंबर का। मेरे पास नंबर थे 2 3 4 5, उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया और उसको नाम दे दिया कि ये है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स के अंदर बेटा इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाए जाते हैं और डिटरमिनेंट के अंदर अगर इसी नंबर का डिटरमिनेंट निकालना होता तो इसको लिखते 2 3 4 एंड 5। बोले यार समझ में आया कि नहीं आया? मुझे तो लगता है तुमको समझ में आया। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर सर ये तो समझ में आया गया कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का, बट ये फंक्शन वाली बात अभी भी नहीं समझ में आई कि फंक्शन क्यों बोला इसमें। देखो बेटा, ए की वैल्यू क्या लिख रखी है? 2 3 4 एंड 5। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसी वैल्यूज को, फंक्शन किसे बोलते हैं हम लोग? फंक्शन कैलकुलस के अंदर पढ़ रहे होते हैं ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हम जिसे कहते हैं। तो क्या ये इसी कुछ फॉर्मेट में नहीं लिख रखा है क्या? अगर y के जगह पे मैं बोल दूं ये a है और ये कुछ एक फंक्शन टाइम का कुछ नहीं लिख रखा है, अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि ये रहा 2x, तो ये एक फंक्शन बन गया मेरे पास। क्या बन गया? एक फंक्शन बन गया। तो अगर x नहीं लिखा हुआ तो ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन बन गया। अगर x y z कुछ लिखता तो एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं बनता। तो ये एक फंक्शन होता है और एक नंबर को लिखने का एक तरीका होता है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स की एक और खास बात है कि अगर मैट्रिक्स लिख रखी है, लेट से मेरे पास मैट्रिक्स लिख रखी है, मैट्रिक्स लिख रखी है मेरे पास ऐसे कुछ, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 3 4 एंड 5। तो मैट्रिक्स की एक होती है ऑर्डर। क्या होती है? एक ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालते हैं अभी मैं बताता हूं कैसे ऑर्डर निकालते हैं, बट उससे पहले मैं पूछना आप लोगों से ये चाहूंगा कि कॉलम क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का कॉलम क्या होता है और किसी मैट्रिक्स का रो क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का कॉलम क्या होता है और किसी मैट्रिक्स का रो क्या होता है? तो कॉलम हम इन्हें कहते हैं, कॉलम हम किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। और रो जो होते हैं ये, किसी मैट्रिक्स के रो ये होते हैं ये। यानी इस 2 और 3 क्या है? रो 1 है। क्या है? रो 1 है। 4 और 5 क्या है? रो 2 है। क्या है ये? रो 2 है। 4 एंड 2 क्या है? कॉलम 1 है। और 3 एंड 5 क्या है? कॉलम 2 है। बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सर, मैं समझ में तो कुछ आ रहा है। अगर मेरे को मैट्रिक्स एक दे देती बी, क्या दे देती? मैट्रिक्स एक दे देती, मैट्रिक्स बी देता 2 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका मतलब ये होता कि इसके अंदर टोटल 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3, 3 कॉलम होता, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3। बोलो यार समझ में आया? अच्छा सर, समझ में तो आ रहा है सर कुछ कुछ। अच्छा सर, ऑर्डर आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि ऑर्डर क्या होता है। तो किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को कहते हैं कि रोज मल्टीप्लाई विद कॉलम। किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने रो है, किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम है, उसको मैं लिख दूंगा तो उसको मैं क्या कहता हूं कि वही उसका ऑर्डर होता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रो कितने हैं? 2 है और कॉलम कितने हैं? 2। तो ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। किसकी मैट्रिक्स हो गई? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अच्छा सर, बी का तो मैं निकाल के बताऊंगा, तो जल्दी जल्दी बताओ बी का ऑर्डर क्या होगा? टोटल 3 रो है और 3 कॉलम है। टोटल 3 रो है एंड 3 कॉलम है। तो बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। अच्छा सर, क्या नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो होना इक्वल जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा देखो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक मैट्रिक्स मैंने लिखा C 2 4 5 6 7 8 6 7 8, ये भी तो एक मैट्रिक्स है। नंबर को लिखने का तरीका है तो है, ये भी तो ऑर्डर्ड पेयर है रेक्टेंगुलर एरे का। अरे बोलो यार, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर्स है ये। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं सर? काउंट करने दो, काउंट करने दो। रो 1 रो 2 रो 3, टोटल 3 रोज है सर। कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 कॉलम 2, तो टोटल कॉलम कितने हैं? टोटल कॉलम कितने हैं बेटे? 2 है भैया सर, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो 3 है। तो ऑर्डर कितना हो गया इस मैट्रिक्स का? इस ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2।
बहुत बच्चों को इस पे डाउट होता है, आप लोग अभी देख लो, यहाँ पे लिखते हैं रो, यहाँ पर लिखते हैं कॉलम। तो इसके अंदर कितने रो थे? 3, कॉलम कितने थे? 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3x2। सबको पता होना चाहिए किस तरीके से मैट्रिक्स की ऑर्डर निकालते हैं, क्योंकि आगे हम लोग एडिशन करेंगे तो ऑर्डर की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑर्डर की बात करेंगे, तमाम चीजों के अंदर हम लोग मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा सर, इनवर्स क्या होता है? इनवर्स के अंदर भी ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, बट आज के में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि एक मैट्रिक्स क्या होती है, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। एक जनरल टर्म भी करके कुछ होता है सर, आपने वो बताया नहीं, किस तरीके से हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे। अगर कोई एक मैट्रिक्स लिख रखी है ए, लेट से A11, A12, A13 डैश 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 A1n, मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं m क्रॉस n की, तो A21, A23 डैश 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 A2, अरे बोलो यार, m। इसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाऊंगा तो यहां पे लास्ट वाला टर्म आएगा AM इंटू n। तो ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n की। कैसे पता कर लिया सर आपने ये मैट्रिक्स m क्रॉस n की है? देखो कितने नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम्स हैं, देखो रोज कितने हैं, 1 2 3 से लेकर के कहां तक जा रहे हैं? m तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं? m। अरे बोलो यार, कहां तक जा रहे हैं? m तक जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? m। 1 2 3 4 से लेकर के n तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? n। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर कितना हो गया? m क्रॉस n का ऑर्डर। अच्छा अच्छा सर। अच्छा सर, अगर मैं बोलूं इसको मेरे को छोटे फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? a i j और यहां के लिखूंगा m क्रॉस। अच्छा 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 सर। अच्छा, अगर मेरे से बोल दे a i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू क्या है? 1 है, और तो ये हो जाएगा 1 और 1 है, तो A11 एलिमेंट कौन सा होगा? ये फर्स्ट एलिमेंट होगा। अच्छा, अगर मैं बोल दूं A1n तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो ये है जनरल टर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स, जनरल टर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स। इस तरीके से हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया सर। 3-4 चीजें अभी मैंने बता दी, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का जनरल टर्म क्या होता है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है। 5 चीजें आप लोगों के दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जानी चाहिए। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से आया। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं? पहले हम लोग बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स which has only one column are called column matrix। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जिस मैट्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा उसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, लेट से मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, 1 2 3 4, तो इसके कितने रोज हो गए? अरे बोलो यार, रोज सर 4 रो हो गए। कॉलम कितना है? 1 है सर। क्यों? 1 रो, 2 रो, 3 रो एंड 4 रो, और ये रहा इसका कॉलम। तो एक कॉलम ये R1 R2 R3 R4 और कॉलम ये C1। अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं? तो अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो मैट्रिक्स ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A1 1 A21 A31 डैश 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 AM1। तो ये मैट्रिक्स है जिसका रोज m है, कॉलम 1 है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे क्या? कॉलम मैट्रिक्स। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया सर। आइए रो मैट्रिक्स बताइए क्या होता है? रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स which has only one row are called as row matrix। उसे हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा अच्छा सर, लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। अच्छा, क्या यहाँ पे कहीं पे ये लिख रखा है क्या कि हमेशा 1 2 3 4 ही हम लोग लेंगे? बिल्कुल नहीं लिख रखा सर। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट लिख रखे 1 2 3 4 तो सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, ओनली 1 रो हो। जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या? रो मैट्रिक्स। तो टोटल इसके अंदर रो कितने हैं? 1 रो है। टोटल कॉलम कितने हैं?
अरे बोलो यार 4 कॉलम है, क्यों? रो तो ये रहा, कॉलम ये रहा, 1 2 3 एंड 4। अरे बोलो यार समझ में आया कि नहीं? तो एक मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी और बाकी सारे कॉलम होंगे उसे हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, बाकी सारी रोज होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अरे बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल सर समझ में आया। आगे बढ़िए सर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा सर स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? सर समझ में नहीं आया मुझे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ रोज, पहली बात number of rows and number of columns are same. Number of rows and number of columns are same. जिस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा उसे हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा सर बहुत बढ़िया सर समझ में आ गया। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि m की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए। क्या होता है m? नंबर ऑफ रोज एंड n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। बहुत बढ़िया सर। दूसरी बात बताइए सर, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इट्स डिटर्मिनेंट। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। हम लोग किसी भी, ध्यान से सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। हमें अगर डिटरमिनेंट निकालना होगा तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर के दो मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल रहा है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ रहा है तो हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। बहुत बढ़िया सर समझ में तो आ गया। इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेना, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, दे रखी है 2 3 4 5 6 7 11 13 15। नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो क्या 3x3 की मैट्रिक्स है? इफ m इज इक्वल्स टू n, तो क्या यहां पर हो रहा है? यस, यानी 3 क्रॉस 3 है यहां पर। तो इफ m इज इक्वल्स टू n देन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या मैट्रिक्स A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? यस, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A को मैं क्या बोलूंगा? स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसको मैं क्या बोलूंगा? डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा। अ मैट्रिक्स which has only whose diagonal, a matrix which has only diagonal element, a matrix which has only diagonal elements are called diagonal matrix, are called diagonal मैट्रिक्स। अच्छा सर, मतलब आप बोल रहे हो ये, आप क्या बोल रहे हो कि एक मैट्रिक्स दे रखी है A, अगर मैं बोल दूं ये है 5 7 3 0 0 0 0 0 0, इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा? डायगोनल मैट्रिक्स, यानी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अच्छा, एक मैट्रिक्स को अगर डायगोनल एलिमेंट होना है, अगर एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना है, इफ अ मैट्रिक्स wants to be a diagonal matrix, it must be a, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? डायगोनल मैट्रिक्स से पहले क्या पढ़े थे? जल्दी बोलो यार। स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो अगर एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा तो उसके लिए हमें उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी उसके रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, क्योंकि तभी तो हम लोग एक डायगोनल डिफाइन करेंगे। और ये रही इसकी डायगोनल। तो जितने भी डायगोनल होते हैं वो सारे नॉन जीरो अगर हो जाएंगे और बाकी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आई सबको बात? हाँ यार, हाँ या ना? अरे बोलो यार, आई कि नहीं आई समझ में? बिल्कुल सर, आ गई। आगे बढ़िए सर। अच्छा सर, ये बहुत ही सिंपल बेटा, ये वाला जो हम लोग सेशन ले रहे हैं बहुत सिंपल में है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से क्या क्या मैट्रिक्स होता है। बाकी चीजें हम लोग जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन है, जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बट आगे बढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, रादर मैं कहूंगा और डायगोनल मैट्रिक्स whose all elements are same, whose all गड़बड़ हो गया क्या? यस, गड़बड़ हो गया। whose all elements are same are called scalar मैट्रिक्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए है, यहाँ पे अगर लेट से मेरे पास लिखा है 5, तो यहाँ पर भी 5 लिखा रहेगा, यहाँ पर भी 5 लिखा रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो गए। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए? जीरो हो गए। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए? जीरो हो गए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा सेम नहीं हो सकते थे, बट एक स्केलर मैट्रिक्स इस तरीके से डिफाइन किया गया जिसके अंदर जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उन सभी की वैल्यू सेम होनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसकी सारी वैल्यूज सेम है, सारे एलिमेंट्स क्या है? सेम है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कम ऑन फास्ट। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम से ही सब पता है, इसको IN से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? IN से डिनोट करते हैं। दूसरा, a scalar matrix having all elements equal to 1 are called as identity मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स जिसकी एक डायगोनल मैट्रिक्स या फिर मैं एक स्केलर मैट्रिक्स जिसकी सभी एलिमेंट्स यानी सभी डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर हो जाते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसको IN से डिनोट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज में आता है ये। और ये बहुत मतलब तुम समझ लो, जिस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक मैथ के अंदर 1 काम करता है उसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम कर रही होती है। अच्छा सर, I2 मतलब क्या होगा? I2 मतलब होगा 2 क्रॉस की मैट्रिक्स 1 1 0 0, I2 से कहेंगे। अच्छा सर, I3 किसे कहेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको I3 बोलेंगे। अच्छा, I4 बताओ, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलो यार, समझ में आ गया होगा? इतने इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता इस चैप्टर के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। सारी चीजों का आपको नोट्स मिल रहे होंगे, सारी चीजें आपको बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। बाकी कोई भी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती तो हम लोग का एक डाउट सेशन अलग से चलेगा वीकली, जिसके अंदर हम लोग सारी चीजें आपकी कवर करा रहे होंगे। तो क्योंकि ये इस चीजों के ऊपर जल्दी से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बहुत ईजी चीजें हैं, सारे बच्चों को मैक्सिमम आ रही होती है। चलो सर भैया, जीरो मैट्रिक्स बताते हैं। A matrix whose all elements are equal to zero called zero matrix। ये तो सर और सिंपल आपने बता दिया, एक एलिमेंट बनाना है, बाकी सारे जगह 0 0 डाल दूंगा, उसी को मैं लोग क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे हमारे अलजेब्रिक मैथ के अंदर जीरो वर्क करता है, उसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर जीरो मैट्रिक्स वर्क कर रहा होता है। इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी थी, इसके अंदर हमारा CUET का पेपर इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इतने तरीके के मैट्रिक्स आपके टिप्स के ऊपर होने चाहिए। बोलो यार, होगा कि नहीं होगा? हमको तो लगता है सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है सारी चीजें। किसी को कुछ डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताओ, सारी चीजें आप लोगों की दूर की जाएंगी। अब मेन एक्चुअल चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। मैं कब कहूंगा कि दो मैट्रिक्स जो दे रखे हैं वो दोनों इक्वल हैं? मैं कब कहूंगा? जब दो मैट्रिक्स दे रखे हैं दोनों इक्वल हैं। चलो देखते हैं।
if we have two matrix, if we have two matrix and both are equal and both are equal. If we have two matrix and both are equal, then order of both the matrix must be equal and all corresponding elements must be same. इसको एक और तरीके से मैं बोल सकता हूं, two matrix are said to be equal if and only if. देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको मैं पढ़ूंगा, अगर मैं IFF लिख देता हूं तो इसको लिखते हैं if and only if. बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, इसको साइड में ऊपर जो आपका बचा रहता है उसके अंदर सारी चीजें लिख लो, उसी तरीके से इसको कवर कर रहे होंगे. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ both the matrix are same. And second point, corresponding elements are equal. Corresponding elements क्या इक्वल. अच्छा सर, समझ में आ गया. दो मैट्रिक्स को मैं तब इक्वल बोलूंगा जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे और दोनों की ऑर्डर सेम होगी. अच्छा, क्या बोलना चाह रहे हैं सर, एक बार और बता दिए तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स दे रखी है A, 2, 3, 4 and 5, या ऐसे ना देकर के कुछ इस तरीके से दे रखा. एक मैट्रिक्स दे रखी है A, B, C, D. इसका क्या है ऑर्डर, बोलो यार, 2 क्रॉस 2. एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है B, E, F, G, H. ये भी है क्या, 2 क्रॉस 2. अच्छा, A और B को अगर इक्वल होना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो क्या ऑर्डर दोनों का सेम है? बिल्कुल सर. और मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. अच्छा सर, ऑर्डर तो सेम हो गया. अच्छा, अगर इफ A and B wants to be equal, then A की वैल्यू E के बराबर होनी चाहिए, B की वैल्यू G के बराबर होनी चाहिए, C की वैल्यू F के बराबर होनी चाहिए एंड D की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, H के. यानी इस वाला एलिमेंट, यानी जो A11 पोजीशन पे रख रखा है और B के अंदर जो A11 पोजीशन के ऊपर रख रखा है, उन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए. जो इसके अंदर इस वाले पोजीशन पे रख रखा है और B के अंदर इस वाले पोजीशन पे रख रखा है, उसकी वैल्यू दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. जो इसके ऊपर वैल्यू लिख रखी है और जो इसके ऊपर वैल्यू लिख रखी है, वो दोनों आपस में सेम होनी चाहिए. और जो इसके ऊपर वैल्यू लिख रखी है और जो इसके ऊपर वैल्यू लिख रखी है, इसकी भी वैल्यू दोनों की सेम होगी. तो मैं बोल दूंगा कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखे हैं. मेरे बच्चे, आपको समझ में आया किस तरीके से सवाल बनाने हैं? बिल्कुल सर. अगर सवाल के अंदर दे देगा कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं इक्वेट कर दूंगा. और अगर मैं देखूंगा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम नहीं है, तो क्या दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते. तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. आओ इसके ऊपर एक सवाल करते हैं. देखो सवाल क्या लिख रखा है. एक मैट्रिक्स दे रखी है x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 - 21 एंड 0. अच्छा, ये मैट्रिक्स के अंदर रोज कितने हैं? 1 2 3. कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3. यानी ये और कितने की मैट्रिक्स है? 3/3 की मैट्रिक्स है. बोलो, किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं है सर. अच्छा सर. 0 - 6 2b + 4 6 - 3 - 21 3y - 2 2c + 2 0. क्या ये भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3? क्यों? नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स
3 है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने तो बिल्कुल करेक्ट बात बोल दी, मेरे मुंह से आपने बातें छीन ली। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब इसमें से तुमको क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, ए बी सी की वैल्यू निकाल करके बताओ। क्या तू निकाल लेगा? बिल्कुल सर, कोशिश तो कर सकता हूं। अच्छा सर ठीक है, बट कुछ और तो लिख नहीं रखा। तो इसमें बोल रखा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल है। आपस में देखो लिख रखे हैं ना, ये मैट्रिक्स इससे इक्वल है, तो एक्स वाई जेड और ए बी सी की वैल्यू निकाल कर बताओ। वीडियो को पॉज करो, अपने से निकालो, देन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं तो कर ही रहा हूं। तो तुम लोग पॉज करो, वीडियो कर लिया पॉज। अब मैं बताने जा रहा हूं, देखो इस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट लिख रखा है वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी x प्लस 3 की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। ये पहली इक्वेशन मेरी बन गई। अच्छा, बिल्कुल सर, समझ में तो आ गया। ओके ओके ओके। अच्छा, ये वाले एलिमेंट को देखो, ये वाले एलिमेंट की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होनी चाहिए। a-1 की वैल्यू -3 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, ये जो एलिमेंट लिख रखा है इसकी वैल्यू 6 के बराबर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे क्या है, z प्लस 4 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6 के बराबर आ गई। ये एलिमेंट जो लिख रखा है और ये जो एलिमेंट लिख रखा है, ये भी दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां से क्या आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अरे बोलो यार, आ गई? तो यहां से आ गया 2y माइनस 7 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3y माइनस 2 के बराबर आ गई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सर, ये वाला एलिमेंट जो लिख रखा है वो इस वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये वाला जो एलिमेंट लिख रखा है वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गई। और यहां लिख दिया b माइनस 3 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 2b प्लस 4 से। 2b प्लस 4 से ये रही क्वेश्चन नंबर 6। क्या मैं निकाल लूंगा? x के यहां से वैल्यू निकाल दिया, x की वैल्यू आ गई -3। यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? -2। यहां से z की वैल्यू क्या आ गई? 2। कैसे? 4 को इधर ले गया, 1 को इधर ले गया, -1 को इधर ले गया, 3 को इधर ले गया। यहां से देख 2y को इस साइड लेके जा रहा हूं, -2 को इधर लेकर के आ रहा हूं, तो ये हो गया -5 बराबर में y। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई? -5 आ गई। अरे बोलो यार, समझ में तो आ ही रहा होगा। c की वैल्यू यहां से क्या आ गई? -1 आ गई। 2 को इधर ले गया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। b को इधर ले गया, 4 को इधर ले आया, तो ये हो गया -7 की वैल्यू b के बराबर आ गई। बोलो यार, ABC XYZ तीनों की वैल्यू निकाल दिया। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया? एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया। इस तरीके के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं सीयूटी के अंदर, ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बिलीव मी, सारे सवाल आप देख करके चुटकियों में सॉल्व करोगे। आप बस मेरे साथ लगे रहो सीयूटी तक। प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से, जितना भी सवाल आएगा ना, एक भी सवाल आप छोड़ करके नहीं आओगे। आप कहोगे सर 50 सवाल में से 40 क्यों करना था, 50 के 50 क्यों नहीं करने थे? आपके दिमाग में ये सवाल आएगा। एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप सोचोगे कि सर कैसे होगा ये वाला सवाल। मैं आपको अश्योर करता हूं चीजों को कि आप 50 में से 40 सवाल विद इन टाइम करके आओगे। 40 सवाल तो सारे बच्चे कर लेंगे यार, जो बच्चे पेपर देने जाएंगे 70% बच्चे कर लेंगे। बट कब इसके अंदर फायदा है? जब आप यहां से टाइम बचा सको। मैथ का बहुत लेंथी पेपर आता है, लोग बोलते हैं। तो क्या है, 40 सवाल करने तो है, बट कम से कम टाइम में करना। वो कौन सिखाएगा आपको? मैं सिखाऊंगा, आपका टीचर, आपका मेंटर। बोलो यार, आगे अब कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स के कितने तरीके के ऑपरेशन होते हैं। तो ऑपरेशन हम लोगों को, सभी लोगों को पता है, पहला होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्सट्रैक्शन, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। तीसरा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अब ये तीनों की बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कह रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट इसमें सिर्फ मैं बता दिया कि ऑपरेशन 3 तरीके के होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और डिवाइड जैसी कोई चीज मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। बोलो यार, समझ में आया? अच्छा चलो, मैं एक और चीज आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, या फिर पहले और डेफिनेशन लिखवा देता हूं तुमको। इफ वी इंटरचेंज रोज इन कॉलम एंड कॉलम इन रोज, then this process
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज। इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, क्या दे रखा है 2 5 6 7। तो इसमें क्या कह रहा है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में। तो रो तो रही है, रो तो रही है, तो अच्छा, और कॉलम रही ये, कॉलम रही ये। तो अगर कोई मैट्रिक्स निकाल दूं मैं बी जो इस तरीके से लिखा हो 2 6 5 एंड 7, इसको मैं कहूंगा ए का ये ट्रांसपोज है, और इसको इस तरीके से ए टी दिखाते हैं हम लोग। क्या दिखाते हैं, ए टी ट्रांसपोज दिखाता है। बोलो यार समझ में आया। इसके बाद हम लोग सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे, मगर वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। कुछ कुछ बातें आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों हम लोग डीएनएस के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीयूईटी का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। सीयूईटी के जो भी बैचेस हैं वो सब स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी लोग एज सुन एज पॉसिबल हमारे नीचे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वहां से गैदर करिए और जल्द से जल्द इनरोल कर जाइए, और हम लोग तुरंत वहां पे मिलेंगे और साथ ही साथ अपने सीयूईटी की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे लेवल पर स्टार्ट करके ले जाएंगे। बोलो यार समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है। चैप्टर में से इनमें से कुछ भी चीज आपको समझ में आई, ट्रांसपोज की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, देख लेना कहीं तुम लोग मास्टर की धज्जियां उड़ा दो। ट्रांसपोज होता है TRANSPOSE। मास्टर को आती है स्पेलिंग, कोई बात नहीं है, बट ये जो चीजें बेसिक थी, मैट्रिक्स की बेसिक चीजें आपकी जानकारी हमने आज आपको दी है। लेक्चर नंबर 1 था ये, बेसिकली मैं बोलूँ लेक्चर नंबर 0 था। नेक्स्ट डे से यानी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही अलग बेहतरीन लेवल के ऊपर पूरे सीयूईटी मैथ की प्रिपरेशन। और मैं आपको अश्योर करता हूँ एक भी सवाल आप छोड़ के नहीं आओगे, 40 में से 40 सवाल करके आओगे। और मैं ये तब बोल रहा हूँ जब आप लोग अभी बोर्ड देने जा रहे हो, बोर्ड के बाद आओगे तो धुआंधार तरीके से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, सारी चीजों को अच्छे तरीके से करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, कॉमेंट के अंदर सारी चीजें जाकर के लिखोगे क्या समझ में आया क्या नहीं आया, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। डीएनएस के साथ अगर आप बने हुए तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर तक छोड़ के आने की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। इससे कोई भी रिलेटेड डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, हम लोग कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए कि किस तरीके से आप किस तरीके से आप बोर्ड के अंदर अच्छा करोगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।